ओके, तो अपने जीपी कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जीपी से रिलेटेड, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन है कि थर्ड टर्म of a GP is 2, then find product of first 5 terms। चलो इसको करो। The third term of a GP is 2, then find product of first 5 terms। सर चेक करो ना, चैट में भेजा है। 32 सर 32 आया क्या? लग तो सही रहा। सर 32 ही है। चलो देखो, जैसे थर्ड टर्म जीपी का 2 है, इसका मतलब क्या हो गया? एक तरीके से ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। मतलब फर्स्ट 5 टर्म मतलब ए इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर रेस टू 4। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ए तो 5 बार है, तो वो ए रेस टू 5 बन जाएगा। आर 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो गया? 10। आर रेस टू 10 मतलब ये एक तरीके से क्या बन गया? ए आर स्क्वायर होल रेस टू 5 and AR square itself was 2, so 2 raised to 5 which is 32। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। अंडरस्टूड? सर ये वो नॉन कन्वेंशनल टाइप वैसा है ना? हाँ, ये नॉन कन्वेंशनल टाइप है। इंफॉर्मेशन एक ही दी हुई है, एक ही इंफॉर्मेशन दी हुई है ये वाली। तो ए और आर के बीच में जो रिलेशन स्टैब्लिश हुआ, उसी की हेल्प से हम लोग ने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपने। यस सर। यस सर। चलो, यस सर। now the next question for us is जैसे सर 4x क्या कराया अभी आपने? कुछ नहीं, बस एक क्वेश्चन कराया ये वाला। ओके तुम सर। स्क्रीन पे देख रहे हो और कुछ जीपी का ही क्वेश्चन है। 4x² + 2x - 1 = 0। इसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया है इवैल्यूएट, कुछ इवैल्यूएट करना है। क्या? समेशन r = 1 से इंफिनिटी अल्फा रेस टू r प्लस बीटा रेस टू r। समेशन का मतलब पता है ना?
हाँ Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो करो इसको। नहीं, 0 नहीं होगा।
5 भी नहीं होगा। जीरो आ रहा है, जीरो। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो समेशन r इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी अल्फा रेस टू r प्लस बीटा रेस टू r। इसका क्या मतलब होता? जैसे मान लो r की वैल्यू 1 पुट करता तो अल्फा प्लस बीटा, प्लस r की वैल्यू फिर 2 पुट करता तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और ये सीरीज कहाँ तक जाती? डॉट 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। अब मैंने क्या किया, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, इन सबको एक साथ ले लिया। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, डॉट 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 लिख दिया। इसका मतलब फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म। सर कोई तो मीटिंग वेटिंग रूम में एंटर कर लिया। बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब डॉट डॉट डॉट। अब देखो ये तो सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, तो इसका सम क्या होता है? ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इसको क्या लिखते हैं? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर इसका क्या लिखते हैं? बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा बीटा। होल अपॉन 1 माइनस बीटा, इस वाले का। अब एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस अल्फा बीटा प्लस प्लस बीटा, बीटा माइनस अल्फा बीटा। विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा। हाँ सर ये इनफाइनाइट डिक्रीजिंग है, कैसे पता चला? हाँ सर वो रूट निकाल के देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, इसका Approx. रूट निकालोगे, इसका वो जो रूट 1 से निकालोगे कम आ रहा है। उसकी, हाँ वो 1 से कम आएगा, इसलिए वहां पे डिक्रीजिंग हो जाएगा कॉमन रेशियो। रूट इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से निकालोगे। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -2/4 मतलब -1/2, एंड अल्फा बीटा जो होता वो -1/4। ठीक है, तो इसमें पुट कर दिया, तो -1/2 एंड -2, तो +1/2 होल अपॉन कुछ होगा, तो ऊपर 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 0। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल अप कीजिए ना। सबको समझ में आया ये? नहीं सर, वापस समझाऊंगा। सर डिक्रीजिंग जीपी कैसा आएगा? वो आपने बोला रूट्स निकालने को, सर दो हाँ। रूट था, एक -1 प्लस √π/4 और दूसरा दोनों -1 से 1 के रेंज में है ना। -1 प्लस माइनस √5/4 ये आ रहा है हाँ हमारा। यस सर। ठीक है, अब √5 को तुम से 2.3 लिख लो अप्रोक्सीमेटली, तो -1 प्लस माइनस 2.3/4। अब तुम चाहे प्लस साइन लो चाहे माइनस साइन लो, दोनों की वैल्यू जो है ना वो -1 से 1 के बीच में ही आ रही होगी। तुम थोड़ा निकाल के देख लेना। मतलब जो दोनों रूट्स होते वो अल्फा और बीटा दोनों -1 से 1 के बीच में है, इसलिए इसके कारण जो जीपी बन रही होती वो कैसी बन रही होती? एक डिक्रीजिंग जीपी बन रही होती। और क्योंकि डॉट 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 है, इसका मतलब इनफाइनाइट। समझ में आई बात? और Yes, sir. वापस समझाओ ना ये। देखो पहले r की वैल्यू 1, तो ये टर्म r की वैल्यू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये टर्म अल्फा प्लस बीटा बन गया, प्लस अब r की वैल्यू 2 पुट की, एक इससे बढ़ाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस
आर की वैल्यू 3 पुट की, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन। अब अल्फा वाले पे एक साथ ले लिया, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, और बीटा वाले को एक साथ ले लिया, बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब एंड सो ऑन। अब इस सम की वैल्यू क्या आ गई? अब ये सम ऑफ इनफाइनाइट डिक्रीजिंग जीपी है, तो a अपॉन 1 माइनस आर होता है, तो अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली इसका जो सम आता वो क्या जाता, a अपॉन 1 माइनस आर, तो बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा। तो उसके बाद क्या किया, एलसीएम वगैरह लिया, तो एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में ये बन गया तुम्हारा और डिनोमिनेटर में ये बन गया। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब इस क्वाड्रेटिक का सम ऑफ रूट्स, और अल्फा इंटू बीटा मतलब इस क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो ये दो मैंने निकाल लिए। इसको पुट किया तो न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, कैंसिल हो जा रहा है, मतलब न्यूमरेटर में 0 बन जा रहा है, इसलिए ओवरऑल वैल्यू जो है, ओवरऑल वैल्यू विल बी 0। ठीक है, Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, प्रूव दैट साउंड साउंड बंद करो, किसी का साउंड आ रहा है। सर लास्ट का स्टेप आपने कैसे किया सर, वो माइनस हाफ कैसे आया? यही अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की यहाँ पे। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो, प्रूव दैट 666 का होल स्क्वायर n डिजिट्स प्लस 888 n digits, this is equal to 444 till 2n digits। तो मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल शो करूं कि इस चीज का मतलब क्या है। जैसे मान लो अगर तुमने n की वैल्यू 1 ली, तो यहाँ पे केवल एक बार 6 आएगा, 6 का होल स्क्वायर, केवल एक बार 8 आएगा, और यहाँ पे n की वैल्यू 1 ली मतलब 2n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 दो बार आएगा। क्या ये सही बात है क्या, 6 का होल स्क्वायर? यस सर। Yes, sir. तो ये तो मैंने ऐसे एक n की वैल्यू लेके दिखाया, तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, यू हैव टू प्रूव दिस। ऐसा नहीं कि n की कोई वैल्यू लेके बस तुमको दिखाना है।
सर हो गया। Good. हो गया सर। चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो LHS में क्या है, सबसे पहले ये देखो 666 n डिजिट्स तक है, तो इसमें अगर तुम 6 कॉमन निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 111, 1 + 10। 10 यस + 10 सर। अभी भी n डिजिट्स तक रहेगा। हाँ अब क्या करो, ऊपर और नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 6/9, 6/9 क्या होता है 2/3, 999 till n digits, ठीक है। अब जैसे मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ, से अगर 99 है मतलब 2 डिजिट्स है, इसको 10⁻² - 1 लिख सकते हैं। और वापस समझाओ ना, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। जैसे 99 है, ठीक है, तो 99 को हम लोग 10⁻² - 1 लिख सकते हैं, 999 होता, तो इसको हम लोग 10⁻³ - 1 लिख सकते हैं, 1000 - 1। तो ऐसे ही 999 टोटल n डिजिट्स हैं, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10⁻n - 1। इसका क्या मतलब हुआ कि 666 टिल n डिजिट्स जो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/3 10⁻n - 1। इसका ध्यान रखना, ठीक है, आगे यूज आएगा अभी। ऐसे ही 888 टिल n डिजिट्स, इसमें हम लोग वही करते, 8 कॉमन लेते, फिर 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते, तो 999 टिल n डिजिट्स आता। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे 8/9 10⁻n - 10⁻n - 1। so this is second equation, ठीक है। अब देखो जो ओरिजिनल में है उसमें 666 का होल स्क्वायर हो रहा है, और 888 वाला जो है एज इट इज ऐड हो रहा है, therefore 666 n डिजिट्स इसका होल स्क्वायर प्लस 88 n डिजिट्स, सर वो इसको हम लोग कैसे, 10⁻n - 1 कैसे लिखा? ये समझाया ना कि जैसे 99 है तो 2 अगर 9 है तो उसको 10⁻² - 1 लिख लिया, 3 9 है तो उसको 10⁻³ - 1 लिख लिया। ओके सर, वैसे ही समझा। अगर n टाइम्स 9 लिखे होते, 10⁻n - 1। तो अब इस चीज का हम लोग को होल स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, 2/3 10⁻n - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 8/9 10⁻n - 1। अब देखो ये क्या हो जाता, ये बन जाता 4/9 10⁻n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 8/9 10⁻n - 1। तो क्या करते हम लोग 4/9 कॉमन निकाल लेते, तो आई विल गेट 10⁻n - 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 10⁻n - 1। अब इसको एक्सपेंड करो, तो 4/9 10⁻2n प्लस 1 माइनस 2 इंटू 10⁻n, फिर इस 2 को अंदर भेज दो, 2 इंटू 10⁻n माइनस 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा ये 1 - 2 मिलके क्या बनेंगे -1,
So 4 by 9, 10 raised to 2n minus 1. ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो, जैसे 10 raised to 3 minus 1 कितना होता? 999. कितनी बार 9 रिपीट हो रहा होता? 3 बार. तो 10 raised to 2n minus 1 क्या होता? 999. कितनी बार 9 रिपीट हो रहा होता? 2n digits. 2n digits. ओह, हम 9 ठीक से है, 9 कटेंगे. अब 9 कैंसिल होगा, इधर वाला 9 और इधर वाले 9 कैंसिल होंगे. एक तरीके से 4 1 1 1 टिल 2n digits. अब इस 4 को अंदर लेके चले जाओ, तो 4 4 4 टिल 2n digits. Hence proof. और वापस बोलो. समझाओगे? हाँ, पूरा समझाऊं? हाँ समझो. देखो, जैसे 666 टिल सर ये n. मतलब 10 raised to n minus 1 ये सब स्ट्राइक कैसे करेगा? देखो, जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस याद है हम लोग ने किए भी थे कि जैसे वो सम में किया था. सम ऑफ जीपी में, तो Yes, उसमें sir. नहीं सिखाया था कि इसको 10 minus 1 लिखते हैं, इसको 10 square minus 1 लिखते हैं. तो जहाँ पे भी 999 999 ऐसे दिखे तो उसको 10 के पावर में क्रिएट कर दो. सर मतलब ऐसे टाइप में हमेशा 9 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. हाँ, 9 में कन्वर्ट करना और पड़ेगा. फिर ऐसे 10 और 10 स्क्वायर वगैरह आते हैं फिर. हाँ, अब देखो 666 टिल n डिजिट्स, तो से 6 कॉमन निकाल लिया तो 111 टिल n डिजिट्स हो गया. अब इसमें हम लोग ने क्या किया, ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये जो 6 है और ये जो 9 है, तो ये 6 by 9 मिलके 2 by 3 हो गया, और इस 9 को अंदर भेज दिया. 999 टिल n डिजिट्स. अब इस 999 टिल n डिजिट्स को 10 raised to n minus 1 लिख लिया. वो कैसे लिखा, आई थिंक क्लियर है. जैसे 99 को 10 raised to 2 minus 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 डिजिट्स था इसलिए पावर में 2 आया. 999 को क्योंकि 9 के 3 डिजिट्स थे इसलिए पावर में 3 आया. तो यहाँ पे क्योंकि n डिजिट्स थे इसलिए पावर में n आ गया. ऐसे ही मतलब ठीक है, ये तो पहला रिजल्ट हो गया. ऐसे ही 888 वाले को लिख लिया 8 by 9 into 10 raised to n minus 1. अब जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया है उसमें तो क्या हुआ है कि 666 वाले का होल स्क्वायर हुआ है और 888 वाला एज इट इज लिखा है. तो इस चीज का होल स्क्वायर किया ये, और इस चीज को एज इट इज लिख दिया ये. तो ये 4 by 9 बन गया 10 raised to n minus 1 का होल स्क्वायर प्लस 8 by 9 10 raised to n minus 1. फिर हम लोग ने एलसीएम वगैरह लिया तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये बना ये चीज 4 by 9 10 raised to 2n minus 1. तो जैसे 10 raised to 3 minus 1 का क्या मतलब है, 9 3 बार आना. तो 10 raised to 2n minus 1 का क्या मतलब है, 9 2n बार आना. फिर 9 कैंसिल होता है इधर 9 से, 9 कॉमन लेके तो वो 1 1 1 1 1 बन जाता. सर फिर 4 अंदर लेके, हाँ फिर 4 अंदर लेके चले गए तो फिर वो 4 4 4 4 टिल 2n डिजिट्स बन जाता. सर मैंने 1 + 10 + ऐसे करके एक जीपी बनाया था, उससे किया. ठीक है, ठीक है, समझ में आया अब? यस सर. ओके, Yes. गुड. तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं.
तो अब हम लोग का एक वो लिख लेते हैं, एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं ऑफ ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है, जैसे मान लो जैसे एपी में प्रॉपर्टी थी ना, वैसा ही टाइप की ज्योमेट्रिक मीन में मतलब जीपी में भी प्रॉपर्टी होती है। जैसे मान लो लेट a1 a2 a3 till an are in GP, then geometric mean of the terms taken symmetrically from first and last are equal and they are also equal to geometric mean of all the terms. They are also equal to geometric mean of all the terms. ठीक है, तो अब इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इसको अब तुमको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक सिमिलर प्रॉपर्टी हम लोग ने ऐसी ही एपी में पढ़ी हुई है। जैसे ये an है, ये an-1 है, ये an-2 है, तो ये लोग जीपी में। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से आखिरी से फर्स्ट टर्म उठाया, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? a1 into an to the power 1/2। हाँ, तो जैसे मान लो यहाँ से मैंने a3 उठाया, तो इधर से मेरे को an-2 उठाना पड़ेगा, तो a3 into an-2 to the power 1/2। ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे जो सब आपस में इक्वल होंगे, और ये लोग इक्वल किसके बराबर होंगे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स। इट मीन्स a1 into a3 till an to the power 1/n। सर एक जीएम और एएम के बीच में भी एक प्रॉपर्टी होती है ना? वो इनइक्वालिटी होती है। हाँ, वो पढ़ेंगे अभी, वो मतलब आगे पढ़ेंगे। ये वो इस चैप्टर का एक तरीके से समझ लो कि लास्ट टॉपिक रहेगा, am ग्रेटर देन gm वाली इनइक्वालिटी। ठीक है, अभी फिलहाल उस इनइक्वालिटी के बेसिस पे कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहा है। इतना समझ में आ गया? तो हाँ ऐसी सर। ऐसी प्रॉपर्टी एपी में भी थी, बस एपी में a1 और an का अरिथमेटिक मीन लेता था, तो वो ऐसा बनता था a1 plus an to the upon बाय 2। 2। जब ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं तो प्रोडक्ट लेते हैं टू द पावर 1/2। नंबर ऑफ टर्म्स का हाँ। इनवर्स। हाँ, मतलब अगर जैसे यहाँ 2 है तो पावर 1/2 हो गया, अगर 4 होते तो पावर 1/4 हो जाता, एंड सो ऑन। ठीक है, चलो, सो शैल वी मूव फॉरवर्ड। यस ये सर। प्रॉपर्टी समझ में आ गई तुम लोग को? यस सर। सर 1 मिनट, वो लिखा है उधर, रोको ना, रेड वाला। सर हो गया, हम्म, सर हो गया। हो गया, लिखना हो गया। यस सर। ओके, चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।
So now let's start with HP. HP मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो अब HP कैसी सीरीज होती है? इसका डेफिनेशन होता है अ सीरीज इन विच reciprocal of each term forms an AP। ठीक है। HP एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें जैसे मान लो अगर मैं हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दूं, जैसे मान लो एक सीरीज ऐसी है 1/2 1/3 1/4 1/5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब मैंने हर टर्म का रेसिप्रोकल कर दिया। हर टर्म का क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 2। 1/3 का रेसिप्रोकल 3। 1/4 का 4। 1/5 का 5 एंड सो ऑन। सो रेसिप्रोकल करने के बाद जो सीरीज आई वो एक एपी आई। तो अगर कोई ओरिजिनल सीरीज है जिसके रेसिप्रोकल करने के बाद एक एपी आई, तो जो ओरिजिनल सीरीज है वो क्या कहलाएगी? हमारी एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो ओरिजिनल सीरीज है वो क्या कहलाएगी? इट विल बी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। तो कैसे पता करेंगे कि कोई सीरीज एचपी है कि नहीं है? उसके हर एक टर्म को रेसिप्रोकल करो और रेसिप्रोकल करने के बाद देखो कि जो नई सीरीज बन रही है क्या वो एपी है। कॉमन डिफरेंस है इसमें। हाँ, अगर नई सीरीज एपी है मतलब ओरिजिनल सीरीज एचपी होगी। और और अगर मतलब नई, इसमें सारे एपी वाले लगेंगे ना? हाँ मतलब कोई भी एपिक हम रेसिप्रोकल करेंगे तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। हाँ, अगर तुम एपी वाली सीरीज को रेसिप्रोकल करो तो उससे जो नई सीरीज बनेगी वो एचपी बनेगी, और जो और एचपी जो वाली एचपी सीरीज को है, करेंगे तो हाँ रेसिप्रोकल करोगे तो जो नई वाली सीरीज बनेगी वो एपी बनेगी। वाइस। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, ऐसे तो हम लोग किसी भी सीरीज में क्या सीखते हैं? nth टर्म फाइंड करना और सम ऑफ द सीरीज फाइंड करना। तो एचपी में हम लोग nth टर्म फाइंड करना तो सीखेंगे, लेकिन एचपी में सम ऑफ द सीरीज फाइंड नहीं किया जा सकता। ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको रेसिप्रोकल कर दिया और रेसिप्रोकल करके सम निकाल दिया एपी से और फिर से रेसिप्रोकल कर दिया तो सम ऑफ एचपी आ गया। सर क्यों नहीं निकाल सकते? So to find nth term of HP, first convert it in corresponding AP by reciprocal of terms, then find nth term of AP। nth term of AP कैसे फाइंड करेंगे? AP का जो nth term का फॉर्मूला होता है n is equal to हाँ, a plus n minus 1। then find nth term of AP reciprocal this nth term of AP to get
nth term of HP, ठीक है। फिर no formula exists as such for sum of HP। सम ऑफ HP के लिए कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसा नहीं कर, अभी मैं तुमको दिखाऊंगा, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि जो HP है उसको AP में कन्वर्ट कर लें और AP का सम निकाल लें, AP का जो सम आया उसको रेसिप्रोकल कर लें तो उससे HP का सम आ जाएगा, वो गलत है। जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाऊं, से अगर एक HP है हमारी 1/2 1/3 1/4, ये एक HP है कि नहीं है? है सर। Yes. है, क्योंकि इसको अगर तुम रेसिप्रोकल करोगे तो यू विल बी 2 गेटिंग 3 4 सर HP का सम फाइंड करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, लेकिन हम मैन्युअली फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ मैनुअली फाइंड कर सकते हो, मैनुअली तो तुम किसी का भी सम फाइंड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टेक्निक आना चाहिए। मैनुअली। टेक्निक क्या है? मैनुअली में ऐड करते जाना। हाँ मैनुअली में एलसीएम वगैरह लेके ऐड करोगे। ज्यादा टर्म हुए तो करना मुश्किल है। हाँ तो उसके लिए तो टेक्निक चाहिए ना। अरे तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि सम नहीं फाइंड कर सकते ना HP का। वही तो नहीं है ना टेक्निक। कोई टेक्निक नहीं है। चलो तो जैसे मान लो ये सम लिखना चाहूँ मैं, तो 1/2 + 1/3 + 1/4 लिखता, तो इसका अगर एलसीएम में 12 लिख लेता तो 6 + 4 + 3 13/12 आता। तो ये इस सीरीज का ओरिजिनल सम होता, ठीक है। अच्छा मैं अगर इसको रेसिप्रोकल करता तो उससे सीरीज 2 3 4 बनती जो कि एपी होती। अब इस हाँ। एपी का सम निकालो, बताओ क्या बनेगा? 9 9 बन जाएगा। अब इस सम का अगर तुम रेसिप्रोकल करो तो वो तो 1/9, 1/9 जो कि किसी भी हालत में इसके बराबर तो नहीं ही है। समझ में आई बात? तो HP के सम के बारे में, मतलब HP का सम कभी पूछा भी नहीं जाता और उसका फॉर्मूला भी नहीं होता, nth टर्म ऑफ HP की बात होती है, ठीक है। चलो ये लिख लिया। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है 1/2 1/5 1/8 and so on, then find nth term, find tenth term of this series। सर 1/29। हाँ चलो सो लेट्स डू इट। इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। तो इसकी करस्पॉन्डिंग एपी क्या होती? 2 5 8 ऐसे वाली एपी होती, ठीक है। 2 5 8। तो अब इस एपी का तुमको 10 टर्म निकालना है, तो 10 टर्म ऑफ दिस एपी विल बी 2 + 9d मतलब 29। यस सर। तो 10 term of this HP will be what? 1/10 term of this AP, 1/29।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लो 2 है, 5 है एंड डॉट 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 लिख दिया कि ये HP है, देन फाइंड टेंथ टर्म ऑफ दिस सीरीज। सर 20/-77 आ रहा है। देखते हैं। -10/22 नहीं सर, -20/43 है। -10/22 हाँ सर वही है। चलो देखते हैं। अब देखो, तुम ऐसी हड़बड़बाजी में मत करना कि देखो 2 है 5 है तो फिर आगे जो टर्म होगा वो 8 होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। नहीं, इसने क्या बोला है, ये एक HP है, तो HP है तो इसका मतलब जो इसका रेसिप्रोकल होगा वो AP में होगा। तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ है, और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, -3/10 -3/10। तो हम लोग को क्या करना होगा, 10th टर्म ऑफ दिस AP निकालना होगा। A + 9D हाफ -27/10 मतलब -22/10। -10, हाँ, -20 और उसका रेसिप्रोकल। सही लिखा है ना? -10/2 हाँ, इसका मतलब 10 टर्म ऑफ HP क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल। -5/11 मतलब थोड़ा इसको -5/11। दिस इज व्हाट 10th टर्म ऑफ द HP। ठीक है, यस। चलो आगे करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है से टू 6 10 sorry 2 6 dot is an HP, then find the value of largest term of this HP. Then find the value of largest term of this HP. टू कहाँ से आएगा? 6 तो डायरेक्ट 6 से बड़ा ही दिख रहा है. सर ये वाला कैसे करेंगे? सोचो एकदम एकदम अरे इजी है सर वैसे एपी का लार्जेस्ट टर्म ढूंढ फिर उसको रेसिप्रोकल कर दे. गलत 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 बोल रहे गलत हो। है एपी का स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड हाँ वही 6 साला. टू कैसे आएगा? 2 तो नहीं आएगा ना, क्योंकि 2 से बड़ा तो 6 ही दिख रहा है, तो 2 कैसे आ सकता है? मैं वैल्यू पूछ रहा हूँ. सबसे पहली बात तो वैल्यू मतलब ये नंबर, क्या नंबर होगा, पोजीशन नहीं पूछ रहा हूँ. मतलब कभी कभी कुछ लोग पोजीशन बताने लगते हैं कि सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन, ये नहीं पूछ रहा हूँ. सिक्स आंसर. चलो लेट्स डू इट. अब देखो इसमें क्या करो, जैसे तुम सीरीज को अगर रेसिप्रोकल करो
तो 1/2 1/6 डॉट 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 ये AP आ रहा होगा। ठीक है, इतनी बात तुम लोग को समझ में आ रही है? अच्छा, ये जो Yes, sir. AP है, ये AP डिक्रीज कर रही है। ये AP क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो कभी ना कभी ऐसा होगा जब आखिरी बार पॉजिटिव टर्म आएगा और उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म नेगेटिव आएगा। n टर्म इक्वल टू 0 अच्छा, ना। जो आखिरी पॉजिटिव टर्म होगा Second of. वो AP का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म होगा। हाँ हाँ, और उसका रेसिप्रोकल HP का लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म होगा। विल यू ऑल अग्री? Yes, sir. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव का रेसिप्रोकल लार्जेस्ट पॉजिटिव। अच्छा, फिर ये नेगेटिव टर्म है, तो नेगेटिव टर्म का तो रेसिप्रोकल नेगेटिव ही रहेगा ना, तो वो लार्जेस्ट टर्म में तो कभी आ ही नहीं सकता। तो एक तरीके से अभी मेरा पूरा फोकस क्या होगा कि मैं ये फाइंड करूं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव टर्म। तो इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? देखो 1/6 -1/3 -1/3 1 minus 1/3 और n plus 5/6 -1/3 आ गया। हाँ, और ठीक है, n plus 5/6। अब देखो, अब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अगर मेरे को बैरियर खींचना है तो कौन आता है? 0। 0। तो मैंने मान लिया कि 0 ठीक है, Tn of AP is 0। हो सकता हाफ प्लस n minus 1 into -1/3 is equal to 0। सबको आ रहा है समझ में? सर ये क्या किया सर आपने? Tn of AP, जिसमें AP का फर्स्ट टर्म हाफ है, मैं n की अच्छा वैल्यू सर, आपने डायरेक्ट मतलब आप फॉर्मूले से कर रहे हो? हाँ फॉर्मूले से कर रहा हूँ। So half is equal to 1/3 into n minus 1, which implies 3 is equal to 2n minus 2। तो n is equal to 2.5 आ गया। हाँ, मतलब 2 होगा। अच्छा, 2.5 तो हो नहीं सकता। इसका 2। मतलब जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म ऑफ AP इज लास्ट पॉजिटिव टर्म। ठीक है, which implies second term of HP is largest टर्म। लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म है और वही लार्जेस्ट वैल्यू में भी होगा, जो कि 6 होगा। सर पर अगर 2 का वैल्यू मैंने HP में वो इसमें डाला ना सर, तो फिर -1/6 आ रहा है। क्या? कहाँ -1/6 आएगा? जैसे n की वैल्यू 2 डालो इसमें तो और आप इक्वल टू 0 से वापस एक्सप्लेन करोगे एक बार? Tn इज इक्वल टू 0 क्यों किया? ताकि ये पता करने के लिए कि किस पोजीशन पे, इस AP में किस पोजीशन पे हमारे AP का टर्म 0 आ रहा है। तो इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो तो हाफ है, और जो कॉमन डिफरेंस था वो -1/3 था। तो A प्लस n minus 1 into D इज इक्वल टू 0। तो इससे तुम्हारी n की वैल्यू 2.5 आई। अच्छा, n की वैल्यू डेसिमल में तो हो नहीं सकती इसका, तो n की वैल्यू 2.5 आई। इसका मतलब कि 0 जो है T 2.5 होता, तो इधर जो है लास्ट पॉजिटिव होता, इधर फर्स्ट नेगेटिव होता। सेकेंड टर्म ऑफ दिस HP will be the last positive term, sorry, second term of this AP will be the last positive term, और इसी का जो रेसिप्रोकल होगा, इसी का जो रेसिप्रोकल होगा, that will be the largest value of the HP। सर
हम ऐसा भी कह सकते थे कि जीरो का तो जीरो यूज किए बिना कि तीसरा टर्म जो है वो डायरेक्टली -1/3 आ रहा है। इसका मतलब हाँ हाँ, इसका मतलब थर्ड टर्म तो नहीं हो सकता बट सेकेंड टर्म तो है, लास्ट पॉजिटिव टर्म। पर हमें मालूम नहीं होता अगर वो हाँ मतलब पास में नहीं होता वो टर्म, तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हाँ, ये सही बोला उसने कि जैसे पास में यहाँ पे ठीक है, तुमने एक टर्म निकाल के देख लिया, थर्ड टर्म निकाल के देख लिया, लेकिन तुम सोचो कि अगर 7वें 8वें पोजीशन पे आ रहा होता वही लास्ट पॉजिटिव टर्म, तब तुम कैसे निकालते, कितना कैलकुलेशन करते, अच्छा, समझे? तो ये जीरो की थ्योरी यूज करना जरूरी है। हाँ, उससे उससे ये हो जाएगा कि तुम कितनी भी देरी बाद आना हो वो तुम ला सकते हो, मतलब ओके, समझ गया सर। ओके। सो समझ में आई बात इतनी? सबको क्लियर है ये? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो चैट बॉक्स में। ओके अच्छा, ये तो कुछ क्वेश्चंस किसके बेसिस पे थे? nth टर्म ऑफ hp के बेसिस पे। अब जो है एक नेक्स्ट क्वेश्चंस, एक छोटा सा hp में नया टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? कि मतलब एक तरीके से नेक्स्ट पॉइंट टाइप का। लेट a1 a2 a3 till an are in hp। इसका मतलब क्या होगा कि इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो किसमें होंगे? AP में होंगे, ठीक है? तो मान लो कि इस AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, इस AP का। इसका क्या मतलब है? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/A2 माइनस 1/A1 इज इक्वल टू D, ठीक है? तो अगर तुम एलसीएम लो तो A1 माइनस A2 होल अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू D हो गया। It means A1 A2 is equal to what? A1 minus A2 whole upon D हो गया, ठीक है? जैसे और भी एक मैं शो करूं तो एक्चुअली में ये क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स ऑफ HP को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स ऑफ HP के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये टेक्निक जो है वो किस लिए काम आ रही है? दिस टेक्निक is converting product of two terms of HP into difference of two terms of HP, ठीक है? सर आप ये वापस बताओगे, मैं थोड़ा बाहर चला गया था। देखो जैसे A1 A2 A3 ये लोग HP में, तो ये सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के लिए है ना? हाँ, ये सिर्फ कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के लिए है ना? नहीं कॉन्जिक्यूटिव के लिए नहीं है, मतलब और भी बता रहा हूँ, बस एक बार मेरे को बता। तो इनके रेसिप्रोकल AP में हो जाएंगे। जैसे मान लो इस AP का कॉमन डिफरेंस D, इसका मतलब 1/A2 माइनस 1/A1 D हो गया। एलसीएम लोगे तो A1 माइनस A2 होल अपॉन A1 A2 इज इक्वल टू D। इसका मतलब A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A1 माइनस A2 होल अपॉन D, ठीक है? अब जैसे मान लो कि मैं ऐसे लिखता 1/A4 माइनस 1/A2, तो 1/A4 तो यहाँ होता, तो वो किसके बराबर होता? 2D के बराबर होता। माइनस A2/2D। हाँ, तो इसमें अगर तुम प्रोडक्ट को वो बना रहे होते सब्जेक्ट, तो A2 A4
इज इक्वल टू A2 माइनस A4 होल अपॉन 2D। हम लोग ऐसे लिख रहे होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब पैटर्न कैसे देखा? देखो, एक छोटा सबस्क्रिप्ट है, एक बड़ा सबस्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? छोटा सबस्क्रिप्ट माइनस बड़ा सबस्क्रिप्ट होल अपॉन दोनों सबस्क्रिप्ट का जो डिफरेंस है उतना टाइम्स D। A2 माइनस A4, A2 इंटू A4 मतलब A2 माइनस A4 होल अपॉन 2D। जैसे मान लो कहीं ऐसे लिखा हो A3 इंटू A9, तो इसको क्या लिखेंगे? A3 माइनस माइनस A9 A9 अपॉन 3D 60। अच्छा 60 होल अपॉन 60। ये याद करने का तरीका हो गया, ऐसे समझ लो। सर फिर वो ठीक है, नीचे D का कोएफिशिएंट कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा? D का कोफिशिएंट ये जो है, ये जो सबस्क्रिप्ट है इनके बीच का डिफरेंस, ओह ओके 3 और 9 का डिफरेंस 6। ठीक है, सो ये फॉर्मूला किस लिए यूज हो रहा है? दिस फॉर्मूला या दिस टेक्निक जो भी तुम कहो इज यूज टू कन्वर्ट प्रोडक्ट of two terms of HP into their difference। सर हमेशा हमेशा छोटे में से बड़ा माइनस होगा। हाँ, हमेशा छोटे में से बड़ा माइनस होगा। ओके सर। ठीक है, सो अब जैसे कि एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन ये है तुम्हारा कि लेट A1, A2, A3 till AN are in HP, then prove that A1, A2 plus A2, A3 plus A3, A4 till AN minus 1 into AN is equal to N minus 1 into A1 AN। सर एक बार स्क्रॉल अप करो ना। और ऊपर हाँ सर थोड़ा सा ऊपर बस। हो गया सर, सिर्फ एक्सपांड करके आ जाता है। हो हो गया सर। चलो बाकी लोग भी करो जल्दी जल्दी। ये
कौन है? Z पनवेल SA026 सर PS है। ZPL IE2020 SA026 नाम नहीं सोहम है, सोहम। हाँ सर वो था ना, वो चल नहीं रहा था माइक वगैरह। ओके, सो लेट्स डू इट। इस क्वेश्चन को कितने लोग कर लिए बताओ जल्दी सर जल्दी। मेरा हो गया। चैट बॉक्स सर में मेरा हो गया। इसका हो गया, चैट बॉक्स में लिखो क्या हुआ। दृश्य हो गया? यस सर। और उसी के लिए किया था 100। मोहित का, आदित्य का, श्रीकांत, सलोनी स्टिल टाइम। चलो करते हैं। देखो A1 इंटू A2 मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 A1 माइनस A2 A2 अपॉन D। D A2 इंटू A3 A2 माइनस A3 अपॉन D। फिर A3 माइनस A4 अपॉन D। ऐसे ही AN माइनस 1 माइनस AN होल अपॉन D। अब एक देखो बढ़िया चीज हो रही है। A2 कैंसिल हो जाएगा, A3 कैंसिल हो जाएगा, A4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही AN माइनस 1 और इधर कहीं AN माइनस 1 होता वो भी कैंसिल हो जाता। तो हम लोग के पास बचता क्या? सर AN क्यों नहीं कैंसिल होगा? वो कैसे नहीं पता, वो कैसे पता चलना? वो मेरे को पता है कैसे पता चला। देखो इधर जो है एक पॉजिटिव टर्म बच रहा है, तो इधर ना एक नेगेटिव टर्म ही बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जो कैंसिल हो रहे हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यस सर। जैसे जैसे मान लो इसमें इस कहीं 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उसमें से 9 पॉजिटिव 9 नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं आपस में। तो बचता क्या? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को बचना चाहिए था। तो इधर मेरे को दिख रहा है कि एक पॉजिटिव बच रहा है, तो इधर जो है एक नेगेटिव ही बचना चाहिए था। तो मैं ऐसे सोच लेता हूँ। सर ऐसे भी सोच सकते थे ना, सर, A1 के लिए कोई टर्म है ही नहीं माइनस करने लायक, हाँ? और AN के लिए भी नहीं है। हाँ हाँ वो तो है ही, मतलब वो तो मैं तब एक्सप्लेन, मतलब जैसे जल्दी सोचना हो तब। अब ओके सर। AN के लिए क्या होता कि AN तब कैंसिल होता जब नेक्स्ट टर्म इसके आगे आ रहा होता, AN तब कैंसिल होता। ठीक है, पीछे वाला माइनस आगे वाले प्लस के साथ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इधर पीछे वाला माइनस तो है लेकिन हाँ आगे सर। वाला प्लस तो है ही नहीं। हाँ सर, समझा सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो मिटाते हैं चलिए। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि अगर एक साइड पॉजिटिव बच रहा है तो दूसरे साइड जो है कौन बचेगा? नेगेटिव। अच्छा, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना उसमें डी आ रहा है, और हम लोग को तो डी चाहिए ही नहीं, हम लोग को तो A1 और AN का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो अब देखो A1 माइनस AN है, तो देखो A1 इंटू AN को मैं क्या लिख सकता था अपने A1 मन से? A1 by D AN होल अपॉन अपॉन N minus 1D। अच्छा समझा। तो इसका मतलब ये जो चीज है वो ये है। विल यू ऑल एग्री? यस। इसका मतलब इसको इधर लेके चले जाओ, तो A1 माइनस AN अपॉन D विल बी N माइनस 1 इंटू A1। So hence proof। ठीक है,
सर एक बार सर क्वेश्चन दिखाओ नेक्स्ट इसका। क्वेश्चन देख लो। थैंक यू सर, हो गया। चलो, तो ये समझ में आया तुम लोग को? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। हाँ सर समझे। चलो, तो अब देखो, दिस इज सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। प्रूव दैट A1 A3 plus A3 A5 and so on till an minus 2 into an is equal to n minus 1 A1 an upon 2. सर लास्ट क्वेश्चन का जब लास्ट स्टेप था ना, तब मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वो A1 माइनस AN/D के बाद वाला। हाँ, तो देखो, ये जो हमारा जो आया वो A1 माइनस AN/D आया था। अब मैंने अपने मन से A1 इंटू AN लिखा, तो वो जो अभी फॉर्मूला सीखा था उसके अकॉर्डिंग क्या था? A1 माइनस AN होल अपॉन n माइनस 1D। हाँ सर। ठीक है, तो क्या होता कि हम लोग को तो बस A1 माइनस AN अपॉन D चाहिए था, तो जो येलो पार्ट में शेड किया हुआ है, इसका मतलब n माइनस 1 को अगर मैं उधर भेज दूं तो वो A1 माइनस AN अपॉन D आ जाएगा। तो वही यहाँ पे आ गया, n माइनस 1 इंटू A1 AN, और यही हम लोग को प्रूव करना था। सर नीचे का क्वेश्चन दिखाओ ना। सर हो गया। डन सर। हो गया सर। बस इसका हो गया, करना का हो गया। मनोज, आदित्य, देवान, ओम, श्रीकांत, मोहित, सत्यदेव, आयुष, सेम तरीके से होगा। मतलब बस मैंने ये तो इसलिए दिया था कि जो लोग पहले वाला नहीं कर पाए। डिफरेंस 2 है। हाँ सिर्फ सर इसमें डिफरेंस 2 है। हाँ, 2D होगा। नीचे में डिफरेंस 2 है। तो देखो A1 माइनस A3, सॉरी, मतलब A1 इंटू AC का क्या मतलब हो गया? A1 माइनस A3 A3 माइनस A5 होल अपॉन 2D। ऐसे ही AN माइनस 2 माइनस AN होल अपॉन 2D। तो देखो A3 A3 कैंसिल हो गया, A5 A5 कैंसिल हो गया, इधर पॉजिटिव बचा तो इधर कौन बचेगा? नेगेटिव, मतलब AN माइनस 2D कैंसिल हो जाता है। A1 माइनस AN होल अपॉन 2D। अब अगेन A1 इंटू AN क्या लिख सकता था? A1 माइनस AN होल अपॉन n माइनस 1D। तो A1 माइनस AN अपॉन D जो होता वो n माइनस 1 इंटू A1 AN होता। तो अब ये 1/2 अलग से कर लेता और n माइनस 1 इंटू A1 AN लिख देता।
ठीक है। यस सर। सर तो इतना समझ में आ गया तुम लोग को? और n-1 d कैसा है आपको? इन दोनों के सब्सक्रिप्ट का डिफरेंस n-1 उतना टाइम्स डी होता है डिनोमिनेटर में। चलो सर थोड़ा ऊपर लो ना। चलो हो गया। यस ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग हार्मोनिक मीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा सर एक मिनट लास्ट का स्टेप दिखाओ सर, उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ मैंने। और संडे को जो है एक टेस्ट होगा तुम लोग का। चलेगा। संडे चलेगा सर। कोई क्लास वगैरह तो नहीं है संडे को? नहीं नो सर, बायो की क्लास है सर। सर हाँ हमारा ये क्या कॉलेज का टेस्ट है मंडे को फिजिक्स का। ठीक है, हाँ दे सर। देना, दे देना कॉलेज का टेस्ट। छोटा सा टेस्ट होगा ये, इसमें AP GP HP आएगा। ओके सर। AM और सिर्फ GM मैथ्स नहीं का ना आएगा सर? ना? हाँ सिर्फ मैथ्स का? हाँ, सिर्फ मैथ्स का। TWT AM होगा और ना? GM नहीं आएगा ना सर? आएगा आएगा, AP में AM भी आ ही जाता है, इंक्लूड हो जाता है। ओके सर। यस सर। अच्छा, कोई बायो वाला भी है क्या? जो बायो में भी है? सर मैं हूँ। यस सर, मी आल्सो। और सर लेकिन हमारा शाम को है, 4 to 7 होता है, शाम को होगा बायो का। शाम को बायो होता है, ठीक है, दिन में रखेंगे। और ओके सर। ओके सर। ओके चलो, तो बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, sir. थैंक यू Thank you, सो मच sir. सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक यू। HP आएगा, हाँ HP आएगा। अभी मेरे को क्लासेस मिलेंगे ना, शायद कल एक क्लास है, फिर उसके बाद एक क्लास और सैटरडे को भी है। हाँ सैटरडे को भी है। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं HP कंप्लीट कर दूंगा, तो HP भी आएगा। मतलब HP में अब कुछ नहीं बाकी, हार्मोनिक मीन ही बाकी है। ओके सर। तो उसके बाद फिर एक मिक्स क्वेश्चन टाइप का करेंगे, जिसमें AP GP HP के मिक्स क्वेश्चंस होंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने कुछ क्लास मिस किए थे। मिस हो गए थे क्लास? हेलो, कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने अटेंड किए थे। अच्छा तो एक बार तुम वो देख लो, वीडियो लेक्चर्स देख लो, यूट्यूब पे अपलोडेड होंगे या ग्रुप पे डाले होंगे। ठीक है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तुमको तो फिर बताना, मैं करूँगा कुछ। ठीक है, चलो गुड बाय। थैंक यू सर। बाय सर।